नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि वहाँ पर नेत्रा जिसे कि डोगरा हाउस के बेसमेंट में बंधक बनाकर रखा गया था और वहाँ पर उसके सामने निखिल और भूमिका थे। नेत्रा की आंखों पर पट्टी थी और वो बस यहाँ पर इन दोनों को अपने आप को खुलवाने के लिए कह रही थी। वो इन्हें धमकी भी दे रही थी कि एक बार बस उसकी आंखों के ऊपर से ये पट्टी खोल दो, उसके बाद तो फिर उसे किसी की जरूरत ही नहीं है। फिर देखना मैं तुम दोनों का क्या हाल करूंगी। इधर नेत्रा को देखकर भूमिका का खून तो बहुत ही खोल रहा था, लेकिन अब वो यहाँ पर उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसे बिना कोई जवाब दिए अब भूमिका यहाँ पर उसके कमरे से बाहर आ जाती है। भूमिका जैसे ही यहाँ पर कमरे से बाहर आ जाती है तो भूमिका का मानो एकदम से ही गुस्सा एकदम से ही उछल पड़ता है। भूमिका यहाँ पर काफी टेंस्ड में हो जाती है। इधर निखिल बस उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। भूमिका भी यहाँ पर कहती है बस अगर अनिका ने हमें इसको बचाने के लिए नहीं बोला होता ना तो अब तक तो मैं इसे अपने हाथों से मार चुकी होती। जब मैं इस औरत का चेहरा देखती हूँ ना तब तक सच में मुझे ही पता है निखिल मैं अपने आप को कैसे रोक पाती हूँ। इधर भूमिका की इस बात को सुनकर अब निखिल उसे संभालते हुए कहता है काम डाउन भूमिका, सब ठीक होगा। और अब निखिल भूमिका का भी यहाँ पर हाथ पकड़ता है और वहाँ पर भूमिका के हाथों को पकड़कर अब वो एक चेयर की तरफ लेकर जाता है और उसे उस साइड लेकर जाने के बाद अब निखिल भूमिका से कहता है भूमिका देखो रिलैक्स, मैं जानता हूँ तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, क्योंकि मुझसे ज्यादा ये कोई भी नहीं समझ सकता। मैं तुम्हारे पेन को अच्छी तरह से देख पा रहा हूँ, लेकिन देखो भूमिका अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, इसलिए प्लीज अभी हमें ये सब करना ही होगा। एंड डोंट वरी, इसका तो सच में वो हालत की जाएगी कि ये भी अपने पैदा होने पर भी पछताएगी। लेकिन अभी के लिए देखो यहाँ पर कुर्सी पर बैठ जाओ। और ये कहते हुए ही निखिल अब भूमिका को कुर्सी पर बिठाने की कोशिश करता है। तो इधर निखिल की बातों को सुनकर अब भूमिका भी यहाँ पर बाबू उस कुर्सी पर अब अपना हाथ रखकर अब उस कुर्सी पर बैठ जाती है। तो वहीं उसके सामने अब निखिल सबसे पहले वहाँ पर जल्दी से जाकर एक पानी का गिलास लेकर आता है, क्योंकि उसे पता था कि उसे भूमिका को कैसे कूल डाउन करना है। वो भूमिका के गुस्से से अच्छी तरह से वाकिफ था कि जब भूमिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो सच में किस तरह से चीज़ों को तहस नहस करने के लिए भी तैयार हो जाती है। यही सब सोचकर निखिल अब पानी का गिलास लेने के लिए बढ़ जाता है। उसे अभी भी पता था कि उसे भूमिका को शांत कैसे करना है, लेकिन उसे ये भी पता था कि भूमिका का गुस्सा शांत करना उसके लिए सच में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि भूमिका शायद यहाँ पर निखिल की बातों को समझने के लिए भी तैयार ही नहीं थी। इधर यहाँ पर भूमिका कुर्सी पर तो बैठ जाती है, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर पसीना था और उसकी आंखों से अभी भी वही दहकती हुई आग है। मानो अभी के अभी वो नेत्रा को अपनी इन्हीं आंखों से ही तहस नहस कर देना चाहती है। और साथ के साथ उसे निखिल के ऊपर भी गुस्सा आ रहा था कि उसने उसे नेत्रा को अपने हाथों से क्यों नहीं मारने दिया। इधर निखिल जो कि अभी यहाँ पर भूमिका के लिए पानी का गिलास लेकर आ गया था, निखिल अब जैसे ही भूमिका की तरफ उस पानी के गिलास को बढ़ाता है तो यहाँ पर भूमिका उसकी बात का कोई भी रिएक्ट नहीं करती। ये देखकर अब निखिल बड़ी ही हिम्मत करके फिर से भूमिका से कहता है देखो भूमिका, इस समय तुम बहुत ही गुस्से में हो, इसलिए भी थोड़ा सा पानी पियो, शायद उसके बाद तुम मेरी बात को समझ पाओ। इधर जैसे ही निखिल ने ये कहा तो भूमिका तो बस यहाँ पर तेज नजरों से अब निखिल को ही देखने लग जाती है, मानो उसे निखिल की बातों से पर भी अब बहुत ही गुस्सा आ रहा है। हालांकि वो अच्छी तरह से अगर वो अभी नॉर्मल सिचुएशन में होती तो वो शायद निखिल की बातों को समझ पाती, लेकिन वो भी अपने गुस्से की आग में जल रही थी। इसलिए भूमिका ने जल्दी से निखिल के हाथ से उस पानी के गिलास को पकड़ा और उसे उधर फरस में उसने उस गिलास को फरस में पटक कर मार दिया। जैसे ही वो कांच का गिलास यहाँ पर उस फरस पर गिरता है तो वहाँ पर चारों तरफ कांच के टुकड़े ही टुकड़े बिखर जाते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे आज भूमिका का सब्र टूट रहा था।
भूमिका का ये सब रूप देखकर एक पल के लिए तो निखिल अब यहाँ पर भूमिका को ही देख रहा था और इधर भूमिका अब निखिल से कहती है, तुमने मुझे क्यों रोका निखिल? देखो मेरे पास अच्छा मौका है, मैं इसे यहीं पर ही मार देती हूँ और आज मैं अपना हिसाब बराबर कर लेती हूँ, क्योंकि हमेशा 6 महीने से हमने इसे यहाँ पर बंधक बना कर रखा है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मेरे लिए ये कितना मुश्किल है, बार बार इस चेहरे को देखना। अरे इस लड़की ने हमारा सब कुछ तहस नहस कर दिया है। उसने अनिका के साथ क्या कुछ किया है और हमारे साथ उसने जो भी कुछ किया है उसके बाद तो इसका जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं है। इसलिए देखो निखिल, अभी हमारे पास अच्छा मौका है, अभी मुझे मेरा काम कर लेने दो। निखिल देखो, तुम तो देख ही रहे हो ना कि क्या से क्या हो गया है। अरे मेरे दोनों भाइयों की कैसी हालत हो गई है इस सिर्फ इस नेत्रा की वजह से। अपने दोनों भाइयों की ऐसी हालत मैं नहीं देख सकती हूँ। सच में मैं जब अपने दोनों भाइयों के बारे में सोचती हूँ तो मेरा सच में मेरे ऐसा लगता है जैसे मैं पूरी की पूरी तरह से टूट रही हूँ, जैसे मैं अंदर से खत्म हो रही हूँ। अरे मेरा एक भाई रोहित मारवा जिसे तो कुछ याद ही नहीं है। अरे वो अपने पिछले कई सालों को भूल चुका है। उसे ये भी नहीं पता है कि उसके 3 बच्चे हैं, उसकी एक बीवी है। चलो मैं ये तो मानती हूँ कि वो हम सबको जानता है, लेकिन अनिका और बच्चों के ऊपर क्या बीत रहा है निखिल? हाँ, जहाँ आर्यन को अपनी माँ अपने भाई बहन से दूर रहना पड़ रहा है, तो वहीं रिया जो कि कभी रोहित की जान हुआ करती थी, वो रिया अब अपने डैड के बिना कैसे रह रही है। और अलेक्जेंडर, अरे बच्चों की क्या गलती थी इसमें? और अनिका की तो हर सुबह ही रोहित की वजह से कितनी अच्छी होती थी, लेकिन वो उसे भी वैसे उससे अलग रहना पड़ रहा है। और एक रोहित जो कि अपने इतने साल भूल चुका है, और दूसरा मेरा भाई राहुल। अरे राहुल की तो इन सब में गलती भी क्या थी? बस उसकी ये गलती थी कि उसका चेहरा रोहित के जैसे मिलता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ ये सब कर दिया जाए। अरे मेरा दूसरा भाई तो वहाँ पर अधमरा होकर लेटा हुआ है। उसकी तो ये भी नहीं पता कि वो सच में कभी बच भी पाएगा या नहीं। इसलिए मुझे आज अपना हिसाब कर लेने दो। मैं आज इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। इस औरत को जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। इसने हमारे साथ जो भी कुछ किया है उसका हिसाब तो इसे पूरा करना ही होगा। ये बहुत कर चुकी, इसे जो भी करना था, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि अब इसके पाप का गड्ढा भर चुका है। इधर यहाँ पर भूमिका की बातों को सुनकर निखिल जो कि अब यहाँ पर चुपचाप ये सब शांति से देख रहा था। निखिल भी जानता था कि इस वक्त यहाँ पर उसके साथ बहस करना शायद आग में घी डालने के जैसा होगा। वो बस धीरे धीरे से भी यहाँ पर भूमिका को अभी इस वक्त यही कहता है, देखो भूमिका, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम क्या कह रही हो। मैं तुम्हारे दर्द को भी समझ सकता हूँ और मैं तुम्हें भी अच्छी तरह से जानता हूँ, और यही चीज़ें मुझे तुम्हारे अंदर बहुत ही अच्छी लगती हैं। लेकिन देखो भूमिका, अभी तुम गुस्से में हो और गुस्से ने तुम्हें भी यहाँ पर अंधा कर रखा है। इसलिए शायद जो बात मैं तुम्हें कहने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता तुम मेरी बात को समझ पाओगी या भी नहीं। अब यहाँ पर निखिल की इस बातों को सुनकर अब भूमिका फिर से निखिल की तरफ देखती है, तो निखिल अब यहाँ पर नरमी से अब वो उसकी ओर भी करीब आता है और अब वो उसके दोनों हाथों को अब अपने हाथों में थाम लेता है। भूमिका के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेने के बाद और उसके सामने अपने घुटने पर बैठने के बाद अब निखिल बड़ी ही नरमी से कहता है, देखो भूमिका, मेरी तरफ देखो। पहले तुम स्लो सांस लो। तुम उसके बाद मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करो भूमिका। अगर तुम वहाँ उसे मार देती तो इसमें जीत हमारी नहीं होती भूमिका, बल्कि इसमें जीत नेत्रा की होती या हमारे उन दुश्मनों की होती जिनके बारे में अभी हम पूरी तरह से जानते भी नहीं हैं। क्योंकि ये तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि हमारे दुश्मन भी कोई कम नहीं है। उनके पास कितनी अच्छी टेक्निक है और कितने तो ऐसे हैं जो छुप कर वार कर रहे हैं।
और अगर तुम नेत्रा को मार भी देती ना तो उसमें जीत नेत्रा की भी होती, और वो तो यही चाहती है ना कि तुम अपना आपा खो दो। इसलिए तो वो प्रवोक कर रही थी कि हम उसकी आंखें खोल दे और उसके बाद वो हम दोनों को नहीं छोड़ेगी। वो तो चाहती ही यही है कि हम गुस्से में कोई ऐसी गड़बड़ करें जिससे कि पूरी तरह से पासा पलट जाए और वो यहाँ से रिहा हो जाए। और अगर वो रिहा नहीं हो पाई और अगर तुमने उसे चलो एक पल के लिए मार भी दिया तो भूमिका ये भी तो सोचो ना कि तुम कातिल बन जाओगी। क्या तुम अनिका का भरोसा तोड़ना चाहती हो भूमिका? अरे भूमिका देखो कि अनिका ने कितने ही विश्वास के साथ हम दोनों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, लेकिन अगर उसके भरोसे को इस तरह से तोड़ दिया, अगर हमने नेत्रा को यहाँ पर उसकी परमिशन के बिना मार दिया तो अनिका पर क्या बीतेगी? अनिका मैडम हमारे बारे में क्या सोचेगी? क्या तुम्हें इस बात का पता है? क्योंकि नेत्रा ही अनिका के लिए एक बहुत बड़ी कड़ी हो सकती है। जैसे ही यहाँ पर निखिल के मुंह से भरोसा निकलता है तो भूमिका अब निखिल की तरफ देखती है और कहती है, भरोसा? कैसा भरोसा निखिल? हाँ, अरे अनिका ने उसे बचाने को कहा है, पर क्यों? अरे मुझे तो यही समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो इसे बचाना क्यों चाहती है। ये दुश्मन है निखिल, ये इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। अरे हमारे लिए यही बेटर होगा कि हम इसे अभी के अभी मार दें। मुझे अनिका का तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर उसने ये इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया। जब हमने इसको पकड़ा था, बंधक बनाया था, तो हम इसे तभी मार सकते थे, तो अब तक हमने इसे जिंदा क्यों छोड़ा हुआ है? क्योंकि इसकी रगों में भी जहर तोड़ता है। ये भी सिर्फ दुश्मनों की ही तरह है। ये कभी हम जैसों की तरह एक अच्छी इंसान नहीं हो सकती। इसलिए अनिका को ये करना सच में मुझे भी लग रहा है कि उसे ये बहुत ही भारी पड़ जाएगा। इसलिए मैं इसे अपने हाथों से मार देना चाहती हूँ, ताकि फ्यूचर में अनिका को इससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी खतरा ना हो। क्योंकि अब मैं अनिका, बच्चों या रोहित को किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगी। उसके बदले में अगर मुझे कातिल बनना पड़े तो निखिल, मैं वो सब भी बनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं बच्चों की और अनिका की हालत नहीं देख पा रही हूँ। इधर भूमिका की इन बातों को सुनकर अब यहाँ पर निखिल अब भूमिका से कहता है, अब वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करता है ताकि भूमिका का ध्यान यहाँ पर भटक सके। अब निखिल कहता है, सुनो भूमिका, ठीक है, मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ कि तुम उसे मारना चाहती हो, लेकिन एक पल अपने दिमाग से सोचो, अनिका बेवकूफ़ तो नहीं है ना? अरे इतने बड़े बड़े मिशन हम सब ने अनिका के साथ मिलकर पूरे किए हैं। अनिका मैडम के बारे में तुम तो अच्छी तरह से जानती हो, वो तो आपकी भाभी है ना? और देखो, अनिका बेवकूफ़ नहीं है, वो अच्छी तरह से जानती है उसे कब क्या करना है। और ये तो तुमने भी देखा है कि वो हर टाइम कैसी स्ट्रेटजी बनाती है और उस स्ट्रेटजी के साथ हम जीत भी जाते हैं। तो अगर अनिका ने उसे जिंदा रखने के लिए बोला है तो जरूर कोई ना कोई तो वजह होगी, क्योंकि वो अगर इसे मारना इतना आसान हो, इतना ठीक होता तो हमें ये उसी समय ही ना मारने के लिए कह देती। उसने नेत्रा को सुरक्षित रखने के लिए कहा है, क्योंकि नेत्रा उस बड़ी साजिश की एक इकलौती कड़ी है जो हमारे दुश्मन हमारे खिलाफ कर रहे हैं। और 6 महीने पहले क्या हुआ वो तो तुम भी जानती हो ना। देखो, अगर वो मर गई तो फिर हम कभी भी नहीं जान पाएंगे कि वो सर्ची कौन है, वो असली मास्टरमाइंड कौन है। तुम उसे इससे मारकर तो बदला ले लोगी, लेकिन तुम फिर मुझे लग रहा है फ्यूचर में अनिका को किसी और भी बड़े खतरे में डाल दोगी। अब यहाँ पर जैसे ही भूमिका अब निखिल की ये बातें सुनती है तो उसकी बातों को सुनने के बाद भूमिका, जो कि अभी अपनी मुट्ठियों को गुस्से में बंद किए हुए थी, मानो वो अभी के अभी नेत्रा को जान से मार देगी, लेकिन अब वो यहाँ पर अपनी मुठ्ठियाँ धीरे से अब उसकी मुठ्ठियाँ ढीली होने लगती है। मानो वो निखिल की बात की गहराई को अब समझने लगती है। निखिल, जो कि अभी भूमिका को ही समझा रहा था, निखिल जब भूमिका की मुट्ठियों की तरफ देखता है जो अब ढीली पड़ चुकी थी, इसलिए अब निखिल अपने मन में सोचता है कि शायद उसकी बातों का अब भूमिका के ऊपर असर हो रहा है। इसलिए अब निखिल यहाँ पर अब भूमिका के सिर पर अब अपना हाथ रखता है और अब यहाँ पर भूमिका गुस्सा अब धीरे धीरे अब थकान और दुख में बदल रहा था। भूमिका का यहाँ पर अचानक से अब एक जोर का ब्रेकडाउन होता है और वो यहाँ पर अब जोर जोर से रोने लगती है।
जैसे ही यहाँ पर भूमिका अब जोर जोर से रोने लगती है तो निखिल बिना समय गवाए जल्दी से अब भूमिका को अब हक कर लेता है और अब वो उसे उसके सिर को अब अपने कंधे पर रखता है और कहता है, आई कैन अंडरस्टैंड भूमिका कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जगह अगर कोई और भी होता तो शायद वो भी यही सोचता, लेकिन तुम तो मेरी स्ट्रॉन्ग भूमिका हो ना। अरे वो भूमिका जो पूरी दबंग रहती हैं अपनी स्पेशल डिपार्टमेंट टीम में। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरी भूमिका कैसी है और इसलिए मुझे तुम पर काफ़ी प्राउड भी है। अब यहाँ पर उसकी इन बातों को सुनकर अब भूमिका अब अपने रोते हुए धीमी धीमी आवाज़ में कहती है, मुझे बस डर लगता है निखिल कि कहीं हमारी अच्छाई ही हमारी कमजोरी ना बन जाए, क्योंकि दुश्मन शायद हमारी इसी अच्छाई का ही फ़ायदा उठा रहे हैं। नहीं तो 6 महीने पहले जो भी कुछ हुआ था वो सब होता ही नहीं। भूमिका की इस बातों को सुनकर अब यहाँ पर निखिल अब उसे आश्वासन देते हुए कहता है, हाँ भूमिका, हमारी अच्छाई, लेकिन हमारी अच्छाई हमारी कमजोरी नहीं है, हमारी ताकत है। और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं हमेशा ही तुम्हारा ऐसे ही साथ दूंगा। बस अभी मेरी बात समझो, और मुझे पता है कि अब तुम मेरी बातों को समझ रही हो। इधर भूमिका अब यहाँ पर अपना सिर अब जो कि उसने निखिल के कंधे पर रखा हुआ था, तो अब वो यहाँ पर कहती है, लेकिन ऐसे कैसे निखिल, सच में मैं समझ रही हूँ तुम कहना क्या चाहते हो, लेकिन फिर भी मुझसे ये सब कंट्रोल नहीं होता। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अंदर से टूट रही हूँ जब भी मैं अनिका, बच्चों, राहुल, रोहित, इन सब के बारे में सोचती हूँ तो। अरे पिछले 6 महीनों में हमारी फैमिली के साथ क्या कुछ हो गया, और अफसोस की बात तो ये है कि हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। अब यहाँ पर भूमिका की इस बात को सुनकर अब निखिल भूमिका के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, भूमिका देखो, मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, लेकिन अब तुम ही बताओ भूमिका, तुम जो इतनी स्ट्रांग हो, अगर तुम ही ऐसे हार मान जाओगी तो कैसे चलेगा। अरे बच्चे तो अभी देखो उनके साथ भी कितना गलत ही तो हो रहा है, लेकिन बच्चे भी यहाँ पर सारी सिचुएशन को समझ रहे हैं और वो अब अपने मॉम और डैड का साथ दे रहे हैं ना। तो बस भूमिका, इसलिए अब तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। अब ये सुनते ही अब यहाँ पर भूमिका भी अब हाँ में अपना सिर हिलाती है। तो अब यहाँ पर निखिल कहता है, देखो भूमिका, इस समय तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। ये बस तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा है, क्योंकि अगर तुम ही हिम्मत हार जाओगी तो फिर कैसे चलेगा। तुम तो मेरी स्ट्रॉन्ग भूमिका हो ना। और देखो रिया की स्ट्रॉन्ग बुआ, जब भी गुस्सा आए तो एक बार रिया के बारे में देखो। हाँ देखो, तुम्हें अनिका का साथ भी तो देना है ना, क्योंकि इस वक्त अनिका को तुम्हारे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब निखिल की इस बात को सुनकर अब भूमिका हाँ में अपना सिर हिला देती है, और अब भूमिका भी यहाँ पर निखिल को कहती है, थैंक यू निखिल, मुझे संभालने के लिए, एंड सॉरी कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव किया। भूमिका की इन बातों को सुनने के बाद अब निखिल कहता है, ये सब चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करती भूमिका, मेरे लिए सिर्फ मैटर करती है तो मेरी भूमिका, क्योंकि मुझे मेरी भूमिका पर मैं पहले भी कह चुका हूँ काफ़ी प्राउड है, और आगे भी करता रहूँगा। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जिस सिचुएशन में तुम हो वो उसमें किसी का भी ये हाल हो सकता है, इसलिए डोंट वरी एंड डोंट फील सॉरी। और ये कहते हुए वो दोनों अब एक दूसरे को हक कर लेते हैं। जहाँ पर अभी बड़ी मुश्किल से निखिल ने भूमिका को संभाल लिया था, तो वहीं भीमेश्वरी गांव में यहाँ पर अवंतिका के घर में अनिका भी यहाँ पर डेली के कामों में ही लगी हुई थी। अनिका यहाँ पर अपने कामों को करने में लगी थी, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद उन्हें सारे काम अपने आप ही करने पड़ रहे थे। वो यहाँ पर अपने बच्चों के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रही थी कि तभी उसके कानों में भी यहाँ पर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। अनिका ने पहले ही भाप लिया था कि कोई उनके घर की तरफ ही बढ़ रहा है। अब इन कदमों की आहट सुनने के बाद अनिका एकदम से ही सतर्क हो जाती है। उसे लगता है कहीं ये उसका कोई दुश्मन तो नहीं जो यहाँ तक उस तक और बच्चों तक पहुँच गया। इसलिए वो यहाँ पर अपने फाइटिंग की पोजीशन के लिए पूरी तरह से तैयार थी। और अब वो यहाँ पर धीरे धीरे जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसके सामने कोई और नहीं बल्कि अब्दुल खड़ा था। अब्दुल को वहाँ पर अपने सामने देखकर अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, और अब अनिका कहती है,
अब्दुल अब्दुल तुम यहाँ पर कैसे? सब ठीक तो है ना रोहित? अब वो इतना कहते ही अब यहाँ पर एकदम से ही चुप हो जाती है, क्योंकि वो यहाँ पर रोहित के बारे में जानना चाहती थी वो इसलिए। लेकिन वो भी इससे आगे कुछ नहीं कहती और अब अपनी बात को पलटते हुए कहती है, मेरा मतलब है कि तुम्हारे बॉस ने जरूर तुम्हें यहाँ पर भेजा है। क्या बात करने के लिए यहाँ पर भेजा है? अब क्योंकि अनिका यहाँ पर पूरी ही सिचुएशन को संभाल लेती है, तो इधर यहाँ पर अब्दुल की स्थिति तो काफ़ी ख़राब थी। अब्दुल यहाँ पर अनिका को रोहित की एक वार्निंग देने के लिए यहाँ पर आया था। अब्दुल की नज़रें झुकी हुई थी, वो हमेशा ही अनिका को अपनी मैडम मानता था, क्योंकि एक्चुअल लाइफ में तो उसकी मैडम वो थी ही, क्योंकि रोहित सर से उसकी शादी हुई थी। उनकी क्या अहमियत थी रोहित सर की लाइफ में वो अच्छी तरह से जानता था। लेकिन आज उसे यहाँ पर उसे ये किरदार निभाना था कि वो उसका सिक्योरिटी गार्ड बनकर अनिका को यहाँ पर ये धमकी देने आए, ताकि अगर किसी भी दुश्मन की उसके ऊपर कोई भी नज़र हो तो उन्हें किसी भी तरह का कोई शक ना हो। इसलिए भी यहाँ पर अब्दुल अपने लहजे को सख्त करने की कोशिश करता है। अब्दुल यहाँ पर अब अपने चेहरे पर एक झूठा गुस्सा लेकर आता है, लेकिन उसकी आंखों में अनिका साफ साफ देख पा रही थी कि उसके अनिका के प्रति उसकी आंखों में सम्मान कितना था और शर्मिंदगी में उसकी पलकें झुकी हुई थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि जो अब अब्दुल यहाँ पर कर रहा है वो अब्दुल के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। लेकिन उसमें अब्दुल की कोई गलती नहीं थी, इसलिए वो यहाँ पर सोचती है ये सब यहाँ पर उनकी एक प्लानिंग का हिस्सा है। तो अनिका भी अब उसकी अब आंखों में अब अब्दुल से बात करती है। अनिका यहाँ पर इससे पहले अब्दुल को कुछ भी कहती कि तभी यहाँ पर अब अब्दुल अनिका को एक सख्त लहजे में वार्निंग देते हुए ही कहता है, ए लड़की देखो, तुम मेरे रोहित सर से दूर ही रहना, क्योंकि मेरे रोहित सर से दूर रहना ही तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर उनकी तरफ से वार्निंग देने के लिए आया हूँ। और हाँ, सबसे बड़ी बात, तुम बिल्कुल भी हमारे आर्यन बाबा के पास आने की कोशिश मत करो। वो बच्चा है, उसकी माँ नहीं है, इसलिए शायद वो तुम्हारे अंदर अपनी माँ को ढूंढता है। लेकिन रोहित सर ने कहा है कि तुम आर्यन बाबा से भी दूर रहो, वरना तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ पर जैसे ही अनिका अब्दुल की ये वार्निंग सुनती है, तो ये सुनते ही अनिका अब्दुल की आंखों में साफ साफ देख पा रही थी और उसे एहसास होता है कि अब्दुल के बोले हुए शब्द कुछ और ही कह रहे थे। अब्दुल जो कहना चाह रहा था वो नहीं कह रहा था, तो वहीं उसकी आंखों में अब शर्मिंदगी भी उसके लिए साफ साफ थी, क्योंकि वो अनिका की कितनी रिस्पेक्ट करता था ये अनिका अच्छी तरह से जानती थी। और उसकी आंखों को देखकर सच में अब ऐसा लग रहा था कि अब्दुल आंखों में अब अनिका से माफ़ी मांग रहा हो और कह रहा हो, सॉरी मैडम, मैं मजबूर हूँ, लेकिन मुझे ये एक्टिंग करनी पड़ रही है। तो वहीं अनिका भी यहाँ पर उसकी बातों को समझ जाती है और अनिका भी अब अपनी पलकों को यहाँ पर झपका देती है और उसके इशारे को अब समझते हुए ही कहती है, देखो तुम जाकर अपने रोहित मारवा से कह दो, अरे मरती होंगी उनके ऊपर लाखों लड़कियां, लेकिन मुझे उनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये कहते हुए ही अनिका कभी यहाँ पर बोलने का तरीका कुछ तेज हो जाता है, वो भी गुस्से और तिरस्कार के साथ ये सब कहती है, देखो बस करो अब्दुल, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तो कि तुम उसके से एक खास आदमी हो, इसलिए जाकर अपने बॉस से कह दो कि जो उनके दिमाग में ये गलत फहमी आई हुई है वो उसे निकाल दे। मैं उनके लिए बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हूँ। अरे मरती होंगी उनके ऊपर कितनी ही लड़कियाँ, आखिरकार वो यहाँ पर इस देश के एक बड़े बिजनेस टाइकून जो हैं, इसलिए शायद उन्हें लग रहा होगा कि मैं भी उनके ऊपर मरती हूँ। लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो मेरे लिए तो वो सिर्फ एक नाम है और कुछ भी नहीं, मुझे उनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब यहाँ पर अनिका अब अब्दुल की तरफ जाकर कहती है, अब वो यहाँ पर थोड़ी सी स्लो कहती है, रोहित मारवा के पास देख दौलत होगी, शोहरत होगी, लेकिन मेरे लिए उनकी कोई भी कीमत नहीं है, क्योंकि मुझे ना उनकी शोहरत में विश्वास है और ना ही उनकी दौलत में कोई इंटरेस्ट है। उन्हें कह देना कि वो बेझिझक रहें। अगर उन्हें मेरी तरफ से इस चीज़ का भय लग रहा है तो उन्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उन्हें कहो कि वो अपनी ये धमकियाँ अपने पास ही रखें। मैं किसी भी धमकियों से नहीं डर रही हूँ। जब यहाँ पर अनिका ये सब बोल रही होती है तो अब अब्दुल बेबी यहाँ पर अनिका की बातों को सुनकर हल्का सा सिर झुकाता है, जैसे वो बिना बोले ही अपनी मैडम से माफ़ी मांग रहा हो और अनिका ने भी उसे माफ़ कर दिया हो।
अब यहाँ पर अब्दुल अनीका की बातों को सुनने के बाद अब रिएक्ट करते हुए ही कहता है, मैंने अपनी बात कह दी है जो मैं यहाँ पर अपने बॉस का मैसेज लेकर आया था। अब आगे फैसला तुम्हारा है। दोबारा उनके आसपास बिल्कुल भी दिखाई मत देना। अगर तुमने वहाँ पर आर्यन बाबा के पास भी नजर आई तो उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। इधर जैसे ही अब यहाँ पर ये धमकी देने के बाद अब अब्दुल मुड़कर जाने लगता है तो अब अनीका की नजरें अब अब्दुल का ही पीछा करती है। वो जानती थी कि ये नफरत सिर्फ एक पर्दा है। अब्दुल का इस तरह आना और ये धमकी देना असल में अनीका को किसी बड़े से खतरे से सचेत करना या किसी तीसरे को गुमराह करने का एक तरीका है। यहाँ पर जैसे ही अब्दुल अब अनीका को धमकी देकर चला जाता है तो अब अनीका वहीं पर ही एक चारपाई पर जाकर बैठ जाती है और अब वो यहाँ पर खुद में बुदबुदाती है, रोहित क्या तुम ये खेल खेल रहे हो और इस खेल में मुझे और अब्दुल को क्यों घसीट रहे हो। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये सब क्यों हो रहा है। तुमने जब मुझे मंदिर में ही ये वार्निंग दे दी थी तो तुमने इस तरह से अब्दुल को यहाँ पर क्यों भेजा। क्या कारण हो सकता है इसका। इधर यहाँ भी अब्दुल भी अब वहाँ से चला जाता है और वो सीधा ही यहाँ पर अनंता के घर की तरफ बढ़ जाता है ताकि वो अपने रोहित सर को बता सके कि उसने अनीका मैडम को वो धमकी दे दी है। एक तरफ जहाँ पर अब अनीका सोच रही थी तो इधर दूसरी तरफ यह लंदन के बाहरी इलाके में स्थित यशपाल अग्रवाल का एक विशाल और सुनसान पैलेस था जहाँ पर यशपाल एक कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। उस कमरे के अंदर जाने के बाद वहाँ पर जब वो जाता है तो वहाँ केवल मशीनों की बीपी सुनाई दे रही है क्योंकि उसके सामने यहाँ पर रोहित बेड पर बेसुध पड़ा हुआ है। उसके शरीर पर अब यहाँ पर काफी सारी पट्टियां भी हैं। यशपाल अग्रवाल का यहाँ पर हाथ में अभी एक शराब का गिलास लिए हुए था और वो यहाँ पर अब हाथ में अपने उस गिलास को लेकर अब रोहित के पास खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में यहाँ पर कोई भी पछतावा नहीं था बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में एक अजीब सी जीत की चमक हो। रोहित के चेहरे की तरफ देखते हुए भी यहाँ पर यशपाल अग्रवाल अब अकेले में कहता है, क्या जरूरत थी रोहित तुम्हें यहाँ बीच में आने की। अरे ये जंग तो मेरे और उस किंग के बीच में थी ना। तुम वहाँ पर अपनी बहादुरी दिखाने के लिए क्यों आए। और देखो फिर तुम पिछले कितने महीनों से यहाँ पर इसी बिस्तर पर पड़े हुए हो। अब यहाँ पर रोहित रोहित के चेहरे के करीब जाकर अब धीरे से कहता है, मैं तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि जैसे ही तुम होश में आओगे तो उसके बाद ही असली गेम शुरू होगा। अब ये कहते हुए ही अब यशपाल खिड़की की तरफ जाकर चला जाता है तो वो यहाँ पर खिड़की की तरफ जाकर अब बाहर की बारिश देखने लगता है और अब वो यहाँ पर साथ के साथ अब यहाँ पर कहता है, दुनिया के सबसे महंगे डॉक्टरों और न्यूरो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मैंने किया हुआ है ताकि जल्द से जल्द रोहित को होश आ जाए। वैसे भी रोहित के दिमाग से मैंने उसके पिछले 6 सालों की यादें तो मिटा दी है। रोहित को अब ये बिल्कुल भी याद नहीं है कि अनीका कौन है। उसे ये भी पता नहीं है कि वह उसकी पत्नी है या उसने अनीका के लिए क्या क्या कुर्बानी दी है। वो अनीका को कितना प्यार करता था, अनीका उसके लिए क्या मायने रखती थी। इवन वो तो अपने बच्चों के बारे में भी नहीं जानता। सच में रोहित अब वो यहाँ पर रोहित की तरफ देखता है और कहता है, मैंने कितनी अच्छी चाल चली है। बस इंतजार है एक बार तुम्हारे होश में आने का। उसके बाद सच में अनीका तुम्हारी पत्नी थी। ये तो वो तुम्हारी जान थी। वो तो तुम जान ही नहीं पाओगे। अब तो बस वो सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हारी दुश्मन होगी क्योंकि मैंने तुम्हारी यादों को इस तरह से बदला है कि तुम्हें अब लगेगा कि अनीका ही तुम्हारी बर्बादी की जिम्मेदार है। तुम कभी समझ भी नहीं पाओगे कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है क्योंकि जैसे ही तुम्हारी याद आएगी, जैसे ही तुम्हारी आंखें खुलेगी तो तुम्हें यही लगेगा कि आर्यन की माँ ने आर्यन को वहाँ पर दफनाया था, इसलिए तुम उससे नफरत करते हो। और हाँ, उसके बाद तो मेरा खेल शुरू होगा क्योंकि तुम ही अब वो जरिया बनोगे जब मुझे V16 पावर ड्रग और गोल्डन ड्रग तक पहुँचाने का। क्योंकि मुझे भी बस इसीलिए ही, चाहे ये मेरी मजबूरी समझ लो या मेरे दिमाग का खेल, इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ पर रखना पड़ रहा है। अब जैसा मैं चाहूंगा बस बिल्कुल वैसा ही होगा। बस किसी भी तरह से तुम एक बार अपने होश में तो आओ। उसके बाद ये खेल कितना रोमांचक होगा। इस खेल को खेलने का एक अलग ही मजा होगा
क्योंकि तुम सिर्फ मेरे लिए काम करोगे। तुम उस अनिका गुलेरिया को मजबूर कर दोगे कि वो मुझे V16 पावर ड्रग के बारे में बताए, क्योंकि इतना तो मुझे भी पता है कि V16 पावर ड्रग का राज तो अनिका के पास ही है, और उसके राज को जानने के लिए तुम उसमें मेरी हेल्प करोगे। अनिका मजबूर हो जाएगी, क्योंकि याददाश्त सिर्फ तुम्हारी गई है, अनिका की नहीं गई है। अनिका को अच्छी तरह से पता है कि रोहित उसके लिए क्या मायने रखता था, इसलिए वो मजबूर हो जाएगी तुम्हारी नफरत के सामने। और मुझे इस बात से भी कोई भी लेना देना नहीं है कि उस अनिका गुलेरिया की याददाश्त वाकई में चली गई है या बस उसने ये एक अफवाह फैलाई हुई है। क्योंकि जब तुम खुद मेरी तरफ से उसके साथ ऐसे फाइट करोगे तो उसे मजबूरन वो सब करना ही पड़ेगा, उसे मजबूरन फिर तुम्हें सब कुछ बताना ही पड़ेगा। आई डोंट केयर, मुझे बस उन माँ और बेटी से वो ड्रग चाहिए, और मेरा ये काम कोई और नहीं कर सकता। सिर्फ रोहित मारवा के जरिए ही मेरा वो काम हो सकता है। इसलिए बस जल्द से जल्द तुम होश में आओ, ताकि मैं अब अपना काम आगे का शुरू कर सकूं। पहले तो मुझे बस वो V16 पावर ड्रग चाहिए था, लेकिन जब से इस गोल्डन ड्रग के बारे में मैंने सुना है, तब तो मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई है। और ये कहते हुए ही अब यहाँ पर यशपाल अग्रवाल अब जोर जोर से हंसने लगते हैं, मानो सच में उन्होंने कोई बड़ा ही जाल बिछाया हो, और ये जाल शायद यहाँ पर उनके जो उन्होंने सोचा था उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर उनके सारे काम हो रहे हों।